हे गाइस, कहते हैं कि बेहतरीन कल के लिए अतीत का अच्छा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आने वाला कल आज पर निर्भर करता है, ना कि बीते हुए कल पर। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं इस वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की क्यूज डिस्कस करूंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी सब्जेक्ट की क्यूज करने से पहले आप उस सब्जेक्ट को कम से कम एक बार पढ़ रखा हो, तभी क्यूज करने में आपको इंटरेस्ट आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहला ऑप्शन है लैटिन, इटालियन, ग्रीक, फ्रेंच। आपको बताना है। हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 5 से 10 सेकेंड दिए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीक भाषा का शब्द है जेनेटिक्स। और इस वीडियो में मैं 52 क्वेश्चन बताऊंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो जेनेटिक्स का होगा उसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, और इस वीडियो में हम 52 क्वेश्चन करेंगे। और इन 52 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और हाँ, जेनेटिक्स शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने दिया बताओ? जेनेटिक्स शब्द जो सर्वप्रथम वाटसन ने दिया, W वाटसन के द्वारा प्रयुक्त किया गया था तुम्हारा ये जेनेटिक्स शब्द। और इन्होंने दिया था होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस शब्द भी W वाटसन ने दिया था। चलिए नेक्स्ट, जेनेटिक्स शब्द सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रयुक्त किया गया? चलो यही नेक्स्ट क्वेश्चन ही हो गया, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा। मैंने अभी बताया जेनेटिक्स शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, तो W वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे गुण या लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते, अर्थात एक खास जीव के लिए यह गुण निश्चित होता है, को क्या कहते हैं? वेरिएशन, इनहेरिटेंस, म्यूटेशन या हेरिडिटी? आसान क्वेश्चन है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हेरिडिटी। हेरिडिटी को कहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं चलते रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। और वेरिएशन आपको पता है, भिन्नता जो 2 प्रकार से होती है, एक इन्वायरमेंटल वेरिएशन होता है, एक हेरिडिटी वेरिएशन होता है। और म्यूटेशन तो हमको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप शब्दों का नामकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? जीनोटाइप तथा फिनोटाइप शब्दों का नामकरण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? जॉनसन, T.H. मॉर्गन, सैटन, और ऑप्शन डी बोबेरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉनसन ने नाम दिया है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। शब्द किसने दिया है? जॉनसन ने दिया है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल लीनिएज थ्योरी, सेल लीनिएज थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी है? सेल लीनिएज थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी है? आपके पास ऑप्शन है स्लाइडन एंड सॉन, रॉबर्ट हुक, रेडोल्फ विर्चो या आर ब्राउन। तो आपको बताना है सेल लीनिएज थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडोल्फ विर्चो जो हैं इन्होंने सेल लीनिएज थ्योरी का कंसेप्ट दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटोप्लास्ट
प्रोटोप्लास्ट शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? परकिंजे, हैंस्टीन, रॉबर्ट हुक या जैकब? तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंस्टीन ने प्रोटोप्लास्ट शब्द दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? आपको बताना, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइबोसोम जो होता है कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल वॉल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, जैकब एंड सेटन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सेल वॉल, सेल और साइटोलॉजी, ये तीनों चीज एक ही साइंटिस्ट से संबंधित हैं। अब आपको पता हो गया होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। सेल वॉल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या क्या डिस्कवर किया? सेल, साइटोलॉजी इन्होंने शब्द दिया और सेल वॉल की खोज की। चलिए, सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। हमें पता है दो प्रकार की सेल होती है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये पाई जाती है माइकोप्लाज्मा, स्पिरुलिना, ऑस्ट्रिच एग सबसे बड़ी बताना है। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी, स्पिरुलिना में सबसे बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में ऑस्ट्रिच एग आ जाएगा, जिसमें सबसे बड़ी सेल पाई जाती है यूकैरियोटिक। अगर प्रोकैरियोटिक पूछा जाए तो हमारा स्पिरुलिना आंसर हो जाएगा। अगर यूकैरियोटिक होता तो ऑस्ट्रिच एग हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन शब्द किस वैज्ञानिक ने, मतलब शब्द किसने दिया? सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया? ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी, नगेल एंड क्रामर, ऑप्शन सी, रॉबर्टसन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, रॉबर्ट हुक। यानी सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया? वो सेल मेम्ब्रेन शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? साइटोप्लाज्म शब्द किसने दिया? स्ट्रासबर्गर, रॉबर्टसन, कोलिकर या अल्टमान? चलिए देखते हैं। साइटोप्लाज्म ये भी एक सेल का पार्ट होता है जो उपस्थित होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के मध्य। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रासबर्गर। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? कोलिकर, अल्टमान, फ्लेमिंग या सीवेंडा? माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीवेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया।
और फ्लेमिंग और अल्टमान को माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा था, और कोलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया मतलब देखी थी किसमें, इंसेक्ट की पेशियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल किसने कहा? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल किसने कहा? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकविज जो हैं इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिडिल मैन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? मिडिल मैन ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी कह सकते हैं हम इसे, जिसको डिस्कवर किसने किया था? जीएस जॉर्ज ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, इसे मिडिल मैन ऑफ सेल कहते हैं। और इसकी जो डिस्कवर किया था किसने किया था? जीएस जॉर्ज ने। चलिए यह लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम किस वैज्ञानिक ने खोजा? लाइसोसोम किस वैज्ञानिक ने खोजा? ऑप्शन है डी डुवे, नोविकोफ, गार्नियर या एल.एस. जॉर्ज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डी डुवे जो है लाइसोसोम को खोजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंजन ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम या राइबोसोम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंजन ऑफ सेल किसे कहते हैं? राइबोसोम को। और पावर ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब इंजन ऑफ सेल राइबोसोम को क्यों कहते हैं? अभी गूगल से सर्च करके आपको बता रहे हैं। देखो, राइबोसोम आर द इंजन ऑफ सेल्स एज मतलब बिकॉज दे मेक ऑल द सेल्स प्रोटीन विच कैरी आउट द सेल्स फंक्शन विद इन द राइबोसोम। द RNA molecules govern the catalytic steps of protein synthesis। तो आपको पता चल गया होगा कि राइबोसोम को हम इंजन ऑफ सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि या मेक ऑल दी सेल्स प्रोटीन की जितनी सेल्स हैं उन्हें बनाता है, विच जो कैरी आउट दी सेल्स फंक्शन, और जो वो प्रोटीन है जितनी सेल के फंक्शन है उन्हें क्या करता है? चलाता है, कैरी आउट करता है विद इन दी राइबोसोम। इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे इंजन ऑफ सेल कहते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रिका न्यूक्लियोलस की खोज किसने किया? आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फोंटेना, रॉबर्ट ब्राउन, बोमैन या ल्यूवेनहॉक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोंटेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 18वें में ऑप्शन तो नहीं, बस एक पॉइंट है। शेप ऑफ द क्रोमोसोम बेस्ट स्टडी अध्ययन किया जाता है एट एनाफेज स्टेज। जो एनाफेज स्टेज होती है उसमें हम क्रोमोसोम की अच्छी स्टडी की जाती है। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन, अध्ययन करने के लिए माइटोसिस की कौन सी अवस्था सबसे अच्छी रहती है? अध्ययन करने के लिए माइटोसिस की कौन सी अवस्था सबसे अच्छी रहती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एनाफेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोलस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को क्या कहते हैं?
तो इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और यह क्वेश्चन आपके नेशनल सीड कॉर्पोरेशन में भी पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कैरियोकाइनेसिस किसने प्रस्तावित किया, स्लाइडर, व्हाइटमैन, फ्लेमिंग या गार्नियर, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सिल्डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोसिस की कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइटोसिस की कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है। एक तो माइटोसिस में आपको ये पता होना चाहिए इनका क्रम, PMAT, यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो आपको बताना है कि माइटोसिस की कौन सी अवस्था सबसे लंबी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन प्रोफेज। प्रोफेज जो होती है वो माइटोसिस की सबसे लंबी अवस्था होती है, लॉन्गेस्ट फेज होती है माइटोसिस की। अच्छा, माइटोसिस शब्द किसने दिया, माइटोसिस शब्द किसने दिया, तो शब्द किसने दिया, फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोसिस की किस अवस्था में गुणसूत्र थिकेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड क्लियरेस्ट होते हैं। यानी थिकेस्ट मोटे, स्मॉलेस्ट छोटे और क्लियरेस्ट मतलब साफ साफ दिखाई देने वाले। इसलिए यह अवस्था गुणसूत्रों की मॉर्फोलॉजी या अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी रहती है। मॉर्फोलॉजी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। एनाफेज से इसे रिलेट मत करना। एनाफेज में जो होता है वहाँ क्रोमोसोम मतलब अध्ययन करने के लिए, लेकिन वहाँ गुणसूत्र इतने मोटे नहीं होते हैं और ना ही इतने क्लियर होते हैं जितने इस फेज में। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफेज। मेटाफेज में थिकेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड क्लियरेस्ट होते हैं, यानी खूब साफ साफ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलील शब्द किसने दिया था। एलील शब्द किसने दिया था, मेंडल, वाटसन, जॉनसन या पुनेट। अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि एलील शब्द किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉनसन ने एलील शब्द का प्रयोग मतलब शब्द दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, और इस वीडियो में हम 52 क्वेश्चन कवर करेंगे। ओपनिंग ऑफ फ्लावर ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी, क्लेस्टोगेमी या चैस्मोगेमी। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है कि मतलब पॉलिनेशन के बाद फ्लावर का ओपन होना यानी फूलों का खुलना या क्या कहलाता है, किससे जाना जाता है, बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी, क्लेस्टोगेमी या चैस्मोगेमी। और ये चारों सेल्फ पॉलिनेशन से संबंधित हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन इन चारों के माध्यम से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चैस्मोगेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ क्रॉप शोविंग लेस देन 5% क्रॉस पॉलिनेशन इज कंसीडर्ड एज। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटोगाइनी इज फाउंड इन द केस ऑफ मेज में, बाजरा में, व्हीट में या चिकपी में।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26, फ्लावर हैव बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल, यानी फ्लावर होते हैं उसके पास दोनों पार्ट होते हैं, एक मेल और फीमेल। मेल पार्ट हो गया हमारा स्टेमन्स और एंड पिस्टल पार्ट जो हमारा हो गया फीमेल पार्ट। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये दोनों रिप्रोडक्टिव होते हैं, बट दे अटेन मेच्योरिटी एट डिफरेंट टाइम्स, और जो परिपक्वता जो आती है उनमें अलग अलग समय पर आती है। यह जानी जाती है डाइक्लिनी, डाइकोगेमी, हेट्रोस्टाइल या हर्कोगेमी। और ये चारों जो हैं हमारे क्रॉस पॉलिनेशन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइकोगेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रोटेंड्री ऑकर्स इन मेज, सुगर बीट, मैरीगोल्ड या ऑल ऑफ द अबव। प्रोटेंड्री जो ऑकर्स होती है, ए बी प्रोटेंड्री जो है ये भी हमारी क्रॉस पॉलिनेशन से संबंधित है। मेज, सुगर बीट, मैरीगोल्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन मेज, मक्के में क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स ड्यू टू, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटेंड्री, प्रोटोगाइनी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या ऑल ऑफ दीज। आपको बताना है कि मेज में जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसके कारण होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। और ये जो बाहरी आवाज आ जाती है उसके लिए सॉरी, आप सिर्फ क्यूज पर ध्यान दो। तो नहीं, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटेंड्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो बाहरी आवाज आ जाती है उसके लिए हम दोबारा सॉरी, और आप सिर्फ क्यूज पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, द इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड डोमिनेंस, हिट्रोसिस, क्रॉसिंग ओवर। आसान क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशियो ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन टू द टोटल वेरिएशन विच डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इज नोन एज। जाना जाता है रिलेशन जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएंस यानी जो आनुवांशिकी भिन्नता है। अब आपको अनुपात रिलेशन बताना है किसमें? टोटल वेरिएंस, टोटल भिन्नता, विच जो डिटरमाइन मतलब निर्धारित करती है, किस चीज को निर्धारित करती है? दी रिलेशनशिप, जो संबंध है बिटवीन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप के मध्य जो रिलेशन है उसको टोटल जो वेरिएंस है वो डिटरमाइन किया जाता है। वो क्या जाना जाता है? जेनेटिक एडवांस, पेनिट्रेंस, हेरिटेबिलिटी, डोमिनेंस। और यह जो जितने भी क्वेश्चन हैं एक किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। काफी सर्च करके मैंने ये सारे क्वेश्चन लिखे हैं, एक भी क्वेश्चन, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेरिटेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मास पेडिग्री सिलेक्शन मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ। जो मास पेडिग्री सिलेक्शन है मेथड ब्रीडिंग का, एक किन फसलों में मुख्यतः यूज किया जाता है फसलों को सुधारने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप या सेल्फ इनकम्पिटेबल क्रॉप्स या नन ऑफ देम। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में हम मास पिडग्री का प्रयुक्त मुख्यतः करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमस्कुलेशन ऑफ फ्लावर इज नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन इन मेल स्टाइल प्लांट्स, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स, सेल्फ इनकम्पिटेबल प्लांट्स या डायोसियस प्लांट्स। आपको बताना है इमस्कुलेशन ऑफ फ्लावर इज नेसेसरी, आवश्यक है फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए, संकरण के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीफी वेजिटेबल्स लाइक पालक, एमरेंथस, स्पेनिश, ये क्या होते हैं? जो हमारी पत्ती वाली सब्जी होती है, जैसे पालक हो गए, एमरेंथस हो गए, एमरेंथस मतलब चौलाई, और स्पेनिश पालक ही होती है, एक वैरायटी किस्म है। तो ये सारी किस्म हाईली क्रॉस पोलिनेटेड होती हैं या ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड होती हैं, या सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं या ऑफन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइलिटी इज बेस्ट स्टडीड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स या ऑल अबव, यानी सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉस ऑफ एन इनब्रेड लाइन विद एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज नॉन एज बैक क्रॉस, टॉप क्रॉस, थ्री वेज क्रॉस या डबल क्रॉस। तो आपको बताना है द क्रॉस ऑफ एन इनब्रेड लाइन विद एन ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी इज नॉन एज, क्या जानी जाती है? ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉप क्रॉस। और लगभग इसके 200 या 250 क्वेश्चन बनेंगे और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और इनमें से ही क्वेश्चन आपको जो एग्रीकल्चर पीसीएस का प्री पेपर होगा उसमें देखने को मिल जाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिस्टमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑन अ साइंटिफिक बेसिस बिगन विद द वर्क सल मेजने या पेटेंट कॉटन पर या कोलेरिएटर निकोटियाना पर या नाइट फ्रूट्स पर। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है, आप ऑप्शन पे ध्यान देना। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पेटेंट कॉटन पे किया था, पेटल ने किस पे किया? कॉटन पे किया था। सिस्टमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ऑन अ साइंटिफिक बेसिस बिगन विद द वर्क ऑफ, शुरुआत में पेटल ने कॉटन पर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ एपिजीनेसिस वाज प्रपोज्ड बाय मेंडल, वॉनेट, डार्विन या C.F. वोल्फ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, C.F. वोल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रोमोसोम आर मोस्ट कंडेंस्ड एट, यानी कंडेंस्ड मतलब होता है, मतलब एक तरीके की गाढ़ा कह सकते हैं या मोटे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो किस अवस्था में सबसे मोटे, कंडेंस्ड, संघनित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आसानी से दे सकते हैं क्योंकि इससे पहले यही क्वेश्चन हो चुका है, जिसमें मैंने बताया था थिकेस्ट, क्लियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो आपको याद आ गया होगा। जो प्रोफेज है ये माइटोसिस की सबसे लंबी फेज है, अवस्था है, और मेटाफेज में गुणसूत्र जो होते हैं मोस्ट, क्लियरेस्ट, स्मॉलेस्ट
एंड थिकेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सॉरी कंडेंस्ड पूछा गया है, कंडेंस्ड संघनित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38 का सी, एनाफेज, ना कि मेटाफेज। मेटाफेज में हमारे थिकेस्ट, क्लियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट होते हैं, और एनाफेज में कंडेंस्ड संघनित होते हैं, सॉरी संघनित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन विच स्टेज? डीएनए जो सिंथेसिस होता है वो किस अवस्था में सिंथेसिस होता है? G1 फेज, G2 फेज, S फेज? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, S फेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्योर लाइन वैरायटी इज अ होमोजाइगस, हेटरोजाइगस होती है, या होमोजाइगस होमोजीनियस होती है, हेटरोजीनियस होती है, हेटरोजीनियस होमोजाइगस होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? तो नेल्सन, वेंडर प्लैंक, रॉबिन्सन या रसल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन obtained by continuous inbreeding is called? A cross pollinated species, a true breeding line obtained by continuous inbreeding is called synthetic variety, inbred, composite variety या clone? तो क्या कहते हैं? इनब्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सेल वॉल साइटोलॉजी की खोज किसने की? सेल वॉल साइटोलॉजी की खोज किसने की? यह क्वेश्चन हमारा एक बार और हो चुका है इस वीडियो सेशन में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रिका की खोज किसने की थी? इस केंद्रिका, यह भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फोंटेना ने केंद्रिका की खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल शब्द किसने दिया? शब्द किसने दिया? शब्द भी दिया और मतलब हाँ, शब्द किसने दिया? पावर ऑफ सेल, कोलकर, अल्टमान या सिवेंडा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवेज। सिवेंडा हमें पता है शब्द दिया है माइटोकॉन्ड्रिया। अल्टमान ऑफ लेविंग को हमें मेनली जो माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवर का क्रेडिट जाता है, और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट भी कहा था। कोलकर ने सबसे पहले जो इंसेक्ट है उनकी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46। क्रिस्टी शब्द किसने दिया? क्रिस्टी शब्द किसने दिया? एफमिप्स, पैलाडे, सिक्वीज या वेंडा? क्रिस्टी शब्द जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैलाडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? हमें पता है 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक 80S के, एक 70S के। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80S या 70S? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 70S प्रकार के हमारे राइबोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस मेन साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन की मेन साइट कौन सी? राइबोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है माइटोसिस शब्द किसने दिया? अभी मैंने इसी वीडियो सेशन में इसका भी आंसर बता दिया था, क्या है? ऑप्शन ए, फ्लेमिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेस मेन फंक्शन इज पैकिंग
या ट्रांसपोर्ट, सॉरी दिख ना रहा होगा आपको, हाँ अब दिखेगा, तो डेस आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। इज मेन फंक्शन, मुख्य कार्य है इज पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन एंड लिपिड्स। लिपिड एंड प्रोटीन को क्या करना, पैक करना और ट्रांसफर करना, एक इसका मुख्यतः काम है। राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या न्यूक्लियस। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की, डी डुबे, नोविकोव या पार्टर, ऑप्शन डी है गार्नियर। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए डी डुबे। नेक्स्ट है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, डी डुबे, नोविकोव या पोर्टर या गार्नियर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब इन 52 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि वीडियो हमें अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।